देखें मुबशिर, बुनियादी तौर पर सबसे असल बात तो यही है कि हमारी कौम को हम थोड़ी सी एक बात बताएं कि आज तकरीबन 2 हफ्ता पहले एक शख्स हलाक हुआ, जहन्नुम रसीद हुआ, उसका नाम था ब्रेजिंस्की। ये वो शख्स था जो जिमी कार्टर के दौर से अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, पॉलिसी मेकर था, और उसने ये आइडिया जनरेट किया था कि मुसलमान दुनिया में हमने शदीद फ़िरका वाराना कौमियत लसानियत पर इख्तलाफात करने हैं, लाखों लोगों को कत्ल कराना है, मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना है, और उसके नतीजे में ग्रेटर इसराइल के लिए हमने जगह तैयार करनी है। और उसके बाद 1997 में जो अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, एक यहूदियों का एक बहुत बड़ा इदारा जो अमेरिका में काम करता था, उसने एक प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी के नाम से एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें यह कहा कि 21वीं सदी में अगर दुनिया में अमेरिका को एक आलमी ताकत के तौर पर उभरना है तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा। और उसके लिए कर्नल रॉल्फ पीटर्स ने नक्शे निकाले थे मिडल ईस्ट के, पूरे मिडल ईस्ट को दोबारा बैल्कनाइज किया जाए, दोबारा तकसीम किया जाए, तोड़ा जाए। 60s और 70s में अमेरिकन स्ट्रेटजी ये थी कि मिडल ईस्ट को स्टेबल रखें ताकि ऑयल सप्लाई जारी रहे। अब उनकी पॉलिसी ये है कि मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर दें, तोड़ दें, और तमाम मादनी ज़खायर पर खुद कब्जा कर लें। सो कर्नल रॉल्फ पीटर्स ने जो नक्शे निकाले थे 2001 में, उसके बाद ये एक तवील तरीन जंग अमेरिका ने अपनी तारीख में मुसलसल नॉन स्टॉप एक जंग शुरू की है, जो 9/11 के बाद से लेकर आज तक जारी है। और ये जो कुछ आपको मिडल ईस्ट में नजर आ रहा है, कॉन्डोलीजा राइस हो रही है, और पैदाइश के वक्त जो एक माँ को तकलीफ होती है, जो एक वायलेंट प्रोसेस होता है, वही वायलेंट प्रोसेस आपको मिडल ईस्ट में नजर आ रहा है। ज़ैद अहमद साहब, मैं माजरत के साथ दोनों काउंट्स पे आपसे एग्री नहीं करता। बहुत मुबशिर, आपकी बात ठीक है। जो हमने बात की, पहले हमने आपको पूरा ओवरऑल लार्जर पिक्चर, एक एनवलप पर्सपेक्टिव दे दिया कि असल गेम प्लान ये है। अब उस गेम प्लान के अंदर जो मुस्लिम दुनिया में मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स हैं, चाहे वो कौमियत की बुनियाद पे हों, लिसानियत की बुनियाद पर हों, फ़िरकावारियत की बुनियाद पर हों, ये जो इस वक्त कतर और सऊदी अरब का तसादुम है, ये कोई फ़िरकावारियत पे तो नहीं है, दोनों सलफ़ी हैं, वो भी सलफ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सलफ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इख्तलाफ ज़ातियात के ऊपर है, यहाँ इख्तलाफ 2 यंग शहजादों में है। सऊदी अरब का जो इस वक्त किंग सलमान का जो बेटा है, जो मोहम्मद बिन सलमान, जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है, इसी की उम्र का तकरीबन कतर का शहजादा जो है, कतर का जो बादशाह है, तमीम, या इसके नाम तमीम अस्थानी, वो उसका सरबराह है। और वो बहुत डायनामिक आदमी है, नौजवान है। दोनों नौजवान शहजाद बादशाहों में आपस में पर्सनैलिटी क्लैश है। जो कतर है, पूरी मुस्लिम दुनिया में अमीर तरीन मुसलमान मुल्कों में शामिल होता है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1400-1500 है, कतर की पर कैपिटा इनकम $1.5 लाख के करीब है। वहां पे जितनी आबादी है, कम से कम हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां पर हजारों मिलियनेयर्स हैं वहां पे। जैसे आपने कहा कि उनके हुक्मरानों ने सारी दौलत अपने अवाम पर खर्च की। जो फर्क है सऊदी अरब में और कतर का, कि कतर की सारी पॉपुलेशन अपने अमीर के साथ है। वो दूसरी बात है कि कतर की आबादी बहुत थोड़ी है, तकरीबन मुश्किल से 30-35 लाख के करीब कतर की आबादी है। सऊदी अरब उसके मुकाबले में 3 करोड़ है। मगर जो रोल है, कतर ने छोटा मुल्क होने के बावजूद, जिस तरह आपने कहा, जजीरा बनाया, तालिबान को रिकग्नाइज किया, तालिबान का दफ्तर कतर में खोला, अख्वान अल मुस्लिमून के ऑफिस उन्होंने कतर में खोले। मुस्लिम दुनिया में जो एग्रेसिव रोल है कतर का, अब वो डिस्टर्ब कर रहा है इस सऊदी रॉयल फैमिली को। अफसानी फैमिली का और आले सऊद का तसादुम है ये बुनियादी तौर पर। मैंने एक सवाल अफसानी फैमिली समझदार है, मैं जो समझना चाह रहा हूं लोग हैं, और जो पाकिस्तानियों को समझना है, वो साबिर शाकिर साहब। मुझे सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ इस बात पर हो रही है कि पूरी मुसलमान दुनिया पर, खास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर, एक कंक्रीट की सुनामी आकर गिरने वाली है। ये सुनामी अब पानी की भी नहीं होगी, अब कंक्रीट की होगी। कुछ नहीं बचेगा इसके नीचे। कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है, 15 लाख से 20 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं, कतर में तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, गल्फ में मजीद 10 लाख के करीब पाकिस्तानी और हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये आपस में टकरा गए, और जो होने जा रहा है, जो इस वक्त ट्रंप की आज की ट्वीट्स हैं, जो इसराइल ने आज बयानात दिए हैं, जो सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से ब्लॉकेट लगाया कतर का, ये सब हवा में नहीं कर रहे हैं। इसका एक नेट आउटकम ये निकलेगा कि कतर में के अंदर ये बगावत करवाने जा रहे हैं। पहले स्टेप पे ये चाह रहे हैं कि रॉयल फैमिली के अंदर से किसी शहजादे को खरीद कर कत्ल के अंदर बगावत कराई जाए और इस वक्त के हाकिम को कत्ल करवा दिया जाए। ये सब कुछ कतर में होता भी रहा है पहले, क्योंकि ये जो इस वक्त बादशाह है, हुक्मरान है, इसके भी वालिद ने अपने बाप को डिपोज किया था। तो इस वक्त जो कुछ कतर में होने जा रहा है, जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई रोल है नहीं। इसलिए नहीं है कि नवाज शरीफ की अब कोई इज्जत नहीं रह गई, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपने समिट में देख लिया कि सऊदी अरब में जो हुई, इन्होंने इनको लिटरली घास डाली, क्योंकि जो समझते हैं वही डाला इनके आगे।
کیونکہ ان کو کوئی عزت اور کوئی رسپیکٹ نہیں ملی, صرف گھاس کھلائی گئی, بیکاز یہی ان کی ورتھ ہے. لیکن پاکستان میں جو ملٹری ایلیمنٹ ہے, جو فوج ہے, اس کی عزت پوری مسلمان دنیا میں ہے. اور اب بالکل بڑھ کر آگے اس وقت میں سختی سے کہوں گا کہ پاکستان آرمی کو 4 امپورٹنٹ پاورفل ڈیلیگیشن نکالنے چاہیے آج رات کو, صبح کا بھی انتظار نہ کریں. ایک تہران بھیجیں, ایک دوحہ بھیجیں, ایک انقرہ بھیجیں اور ایک ریاض بھیجیں, اور ان 4 بڑے ملکوں کو سمجھائیں کہ ہوش کے ناخن لو, ورنہ سب آگ میں جل جائیں گے جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو. پاک فوج کی عزت ہے, ہر حال پاکستان آرمی کی بات یہ سنیں گے. نواز شریف کو یہ لٹرلی گھاس ڈالیں گے, میں یہ نہیں کہوں گا گھاس بھی نہیں ڈالیں گے, گھاس ہی تو ڈال رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, جو سمجھتے ہیں وہ ان کو کھلا بھی رہے ہیں. تو پوائنٹ ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ کو ایگریسو ہونا پڑے گا, اور کیونکہ سعودی عرب اس لیے نہیں کہ صرف وہاں 15 لاکھ پاکستانی ہیں, وہاں مکہ اور مدینہ بھی ادھر ہی ہے, اور یہ جتنے گلف کے جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ ایک ہی مالا سے جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کسی ایک کو کاٹیں گے, چاہے قطر کو کاٹیں یا بحرین کو کاٹیں یا UAE کو کاٹیں یا عجمان کو کاٹیں یا شارجہ کو کاٹیں, یہ سارے گریں گے, یہ ساری لڑی بکھر جائے گی, کوئی نہیں بچے گا اس کے اندر. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پہ, یہ بہت بات کی بات ہے کہ وہاں داعش آتا ہے یا ایران آتا ہے یا حوثیز آتے ہیں یا اسرائیل آتا ہے یا ٹرکی پہنچتا ہے یا پاکستان, وہ سب تو بات کی باتیں. بات یہ کہ پہلے جو کرائسس ہے, جو اس ٹائم پہ نیوٹرل ہیں, پھر ان کا کیا بنے گا؟ میں نے آپ کو یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ یہ ایک مالا سے لڑے, ایک تسبیح میں جڑے ہوئے ہیں. آج قطر ختم ہوگا تو اس کے بعد کل عجمان, UAE اور پھر سعودی عرب کی باری بھی ہے. یہ اپنے ہاتھوں سے ان کو مروایا جا رہا ہے. ان احمق بدوؤں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اسرائیل اور امریکہ ان کو استعمال کر کے خودکشی کروا رہا ہے ان سے, اور ان کو سمجھانے کے لیے آپ پاک فوج کے ڈنڈے کی ضرورت ہوگی. ہم کو ڈپلومیسی ترکی سے لینی ہوگی. دیکھیے ٹرکی از اے ویری اسٹرانگ پلیئر ان دا مسلم ورلڈ. پاک نواز شریف کی حیثیت کوئی نہیں ہے, اردوغان کی ہے, تو آپ, لیکن جو اردوغان کی فوج آ کے اس علاقوں میں کام نہیں کر سکتی, پاکستانی فوج موجود بھی ہے, جا بھی سکتی ہے. سو ملٹری ایکسس ہم نے بھیجنا, پولیٹیکل ایکسس ٹرکی سے آئے گا. آپ کو براہ راست ٹرکی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ قطر کے تعلقات ترکی سے بھی اچھے ہیں اور پاکستانی فوج کے تعلقات سعودی عرب سے اچھے ہیں. لہٰذا یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ صبح کا انتظار نہ کریں, رات میں پاکستان آرمی کا ڈیلیگیشن نکلے, ایک ترکی جائے, ان سے بات کریں, ایک ریاض سے, ایک قطر سے اور ایک تہران سے. ہمیں کرنا پڑے گا یہ. زید احمد آپ کا اور صابر شاکر آپ کا بہت بہت